माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर्स जारी। तो अगर हम 8085 की आंतरिक आर्किटेक्चर को देखें तो कुछ विशेष रजिस्टर हैं जैसे कि एक्यूमुलेटर, यह एक विशेष रजिस्टर है। एक अन्य विशेष रजिस्टर है जिसे फ्लैग रजिस्टर कहा जाता है, वे वास्तव में इस अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के साथ संयोजन में हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि किसी भी प्रोसेसर, इसमें एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगी, इसमें कुछ रजिस्टर फाइल होंगी, जिसमें रजिस्टरों का एक सेट और कुछ कंट्रोलर्स होंगे। हम सिर्फ इस 8085 इंटरनल के विवरण पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। आप एएलयू भाग इस विशेष रजिस्टर अस्थायी रजिस्टर को देखेंगे और यहां फ्लैग रजिस्टर का एक सेट है। फ्लैग रजिस्टर जिसमें फ्लिप फ्लॉप का एक सेट होता है। अस्थायी रजिस्टर 8 बिट चौड़ा है और फ्लैग 5 बिट चौड़ा है। एएलयू यह 8 बिट के संदर्भ में ऑपरेशन करता है और एक आंतरिक डेटा बस है जो 8 बिट चौड़ी है। सभी आंतरिक डेटा इस बस के माध्यम से बहेंगे। अब हम इसे बाहर से देखते हैं कि जिस तरह से प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शन आता है वह कैसे जारी रहता है। तो जब इंस्ट्रक्शन आता है तो यह इंस्ट्रक्शन यह इस लाइन AD 7 से AD 0 द्वारा आएगी। जब यह भाग हम मान लेते हैं कि यह डेटा बस के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है, तो बाहरी दुनिया से पहला इंस्ट्रक्शन यहां आया है, फिर यह इंस्ट्रक्शन इस रेखा से गुजरेगा, तो यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक पहुंचता है और फिर इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड हिस्सा डिकोड किया जाता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन साइकिल एन्कोडिंग मॉड्यूल इंस्ट्रक्शन के अर्थ को डिकोड करेगा और यह भी बताएगा कि इसे क्या ऑपरेशन करना है। तो तदनुसार यह टाइमिंग और कंट्रोल लॉजिक को निर्देश देगा और यह है कि यह टाइमिंग और कंट्रोल लॉजिक इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर से इंस्ट्रक्शन ऑपकोड प्राप्त करेगा। यह क्लॉक सिग्नल उत्पन्न करेगा जिसे क्लॉक सिग्नल मिलेगा और इसमें यह क्लॉक आउट होगा, इसमें क्लॉक सिग्नल बाहरी दुनिया से होगा। 8085 में कई अन्य लाइनें हैं जो इनपुट या आउटपुट के रूप में काम कर रही हैं। जैसे यह क्लॉक आउट सिग्नल, यह मूल रूप से क्लॉक आउट का मूल्य है। जो भी क्लॉक संकेत आ रहा है तो इसे क्लॉक आउट के रूप में उत्पन्न किया जाता है। फिर इस रीड बार लाइन को कंट्रोल आउटपुट के रूप में दिया जाता है, तो राइट बार लाइन को कंट्रोल आउटपुट के रूप में भी दिया जाता है। आइए हम उन संकेतों पर ध्यान दें जो इस टाइमिंग एंड कंट्रोल मॉड्यूल में आ रहे हैं। क्लॉक क्रिस्टल ऑसिलेटर द्वारा उत्पन्न होती है, तो क्रिस्टल इन 2 पिनों के बीच क्लॉक जनरेटर पिन से जुड़ा होगा। फिर यह रेडी सिग्नल, तो रेडी एक विशेष सिग्नल है, तो हम इसे बाद में विस्तार से देखेंगे, लेकिन यह अनिवार्य रूप से क्या करता है कि यदि मेमोरी चिप जिस पर आप प्रोसेसर को जोड़ रहे हैं, अगर प्रोसेसर की तुलना में मेमोरी चिप धीमा है, तो प्रोसेसर ने एड्रेस लाइन पर एड्रेस डालने के बाद यह उम्मीद करेगा कि डेटा कुछ समय बाद उपलब्ध होगा। यदि मेमोरी उस समय के भीतर डेटा देने में सक्षम नहीं है, तो उसे प्रोसेसर को बताना चाहिए कि मुझे कुछ और समय के लिए एड्रेस की आवश्यकता है। तो उस स्थिति में यह इस रेडी सिग्नल को एक उच्च संकेत देगा कि मेमोरी अभी तैयार नहीं है, डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस तरह यह रेडी इस टाइमिंग और कंट्रोल मॉड्यूल के इनपुट के रूप में आता है। फिर अगली इनपुट लाइन हमारे पास है वह होल्ड लाइन है। तो होल्ड लाइन यह एक विशेष प्रकार के ऑपरेशन के संबंध में महत्वपूर्ण है जिसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए के रूप में जाना जाता है। तो डीएमए में ऐसा होता है कि एक ही बस से जुड़े कई प्रोसेसर हो सकते हैं और वे एक ही मेमोरी से बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो कई प्रोसेसर एक ही बस के मास्टर होते हैं, तो इस बात पर विवाद होगा कि कौन सा प्रोसेसर अगला बस एक्सेस करेगा या नहीं। नीति यह है कि जब भी कोई प्रोसेसर बस का उपयोग करना चाहता है, तो यह एक होल्ड सिग्नल भेजेगा, तो अन्य प्रोसेसर बस को जारी करेगा
और यह एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मैं बस का उपयोग नहीं कर रहा हूं। तो आप इसे अब उपयोग कर सकते हैं यह होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट तो इन दो पिन का उपयोग उस उद्देश्य में किया जाता है। हम डीएमए डेटा ट्रांसफर प्रकार के संचालन के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। रीसेट इन मूल रूप से रीसेट पिन है। यदि रीसेट पिन दबाया जाता है तो यह रीसेट इन लाइन सक्रिय हो जाएगी और यह रीसेट आउट उत्पन्न करेगा। तब यह होल्ड को उत्पन्न करेगा, होल्ड आउट को उत्पन्न करेगा, फिर यह स्टेटस लाइन तो S0 S1 आपको बताएगा कि यह अब कौन सा ऑपरेशन कर रहा है और IOM बताएगा कि यह IO ऑपरेशन या मेमोरी ऑपरेशन कर रहा है। तो इसका उपयोग मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस से एड्रेस और डेटा बस वैल्यू को मल्टीप्लेक्स करने के लिए किया जाएगा। तो इसके अलावा हमें बी रजिस्टर, सी रजिस्टर, डी, ई, एच और एल जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर मिले हैं। वे सभी 8 बिट रजिस्टर हैं। हालांकि कुछ इंस्ट्रक्शन में आप उन्हें 16 बिट रजिस्टर जोड़ी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। उस मामले में मुझे रजिस्टर पेयर बी मिला है जिसमें रजिस्टर बी और सी हैं जो इसे कुल 16 बिट बनाते हैं। हमें रजिस्टर पेयर डी मिला है जो जोड़ी के रूप में डी, ई और एच, एल एक जोड़ी के रूप में है। तो ये सभी व्यक्तिगत रूप से 8 बिट रजिस्टर हैं, लेकिन जब आप उनमें से 2 को एक साथ ले रहे हैं तो 16 बिट रजिस्टर बनाता है। स्टैक पॉइंटर एक विशेष उद्देश्य रजिस्टर है जो 16 बिट रजिस्टर है। फिर प्रोग्राम काउंटर है। तो प्रोग्राम काउंटर यह बताएगा कि एक्सेस करने के लिए अगला इंस्ट्रक्शन एड्रेस क्या है। जब हम रीसेट इन लाइन हाई डालकर इस प्रोसेसर को रीसेट करते हैं तो यह प्रोग्राम काउंटर वैल्यू 0 पर रीसेट हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप यह प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन फेच चक्र में चला जाता है। यह 0 मान इस एड्रेस बफर से एड्रेस बस में डाल दिया जाएगा। तब प्रोसेसर अब मेमोरी लोकेशन 0 से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यदि आप अपने सिस्टम इनिशियलाइज़ेशन रूटीन को एड्रेस 0 से शुरू करते हैं तो सिस्टम इनिशियलाइज़ हो जाएगा। तो इस तरह से यह विशेष बात है। तो जब यह रीसेट इन पिन सक्रिय होता है तो यह प्रोग्राम काउंटर वैल्यू 0 बन जाता है। तब एक इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच होता है। यह मूल रूप से एड्रेस भाग को इंक्रीमेंटिंग या डिक्रीमेंटिंग के लिए होता है। कुछ अतिरिक्त सर्किटरी की आवश्यकता होगी, कुछ लैच की आवश्यकता होगी। हमारे पास सीरियल आईओ कंट्रोल है जो एसआईडी और एसओडी लाइनों को नियंत्रित करेगा। वहाँ इंटरप्ट कंट्रोलर है इंटरप्ट हैंडल करने को। इसलिए यदि आप प्रोसेसर को बाहर से बताना चाहते हैं कि कुछ विशेष हुआ है और इसका ध्यान रखना है, उदाहरण के लिए यदि यह 8085 माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किसी संयंत्र के संचालन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो अगर आग का पता चला है तो कुछ स्मोक डिटेक्टर प्रोसेसर को यह इंटरप्ट कर सकते हैं कि कुछ असामान्य स्थिति का पता चला है। और जब यह इंटरप्ट प्रोसेसर के लिए आती है, हम बाद में देखेंगे कि जो भी प्रोसेसर कर रहा था वह समय के लिए निलंबित हो जाएगा और यह उस असाधारण स्थिति की सर्विसिंग के लिए संबंधित इंटरप्ट सर्विस रूटीन के निष्पादन में चला जाएगा। तो ये 8085 के इंटरनल्स हैं। तो यह ऐसा है, यह इंटेल द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है और सिस्टम के उपयोगकर्ता के रूप में हमें पता चलता है कि ये विशेष रजिस्टर हैं, ये रजिस्टर हैं जो वहाँ हैं। तो कौन सा रजिस्टर किस इंस्ट्रक्शन में सुलभ है और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है वगैरह इस चर्चा के शेष भाग में प्रलेखित किया जाएगा। तो यदि हम संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, माइक्रोप्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर, इंटरप्ट और इंटरनल डेटाबेस होते हैं। तो यह कंट्रोल यूनिट से माइक्रोप्रोसेसर के कुल संचालन को नियंत्रित किया जाएगा। एएलयू यह एक डेटा प्रोसेसिंग फ़ंक्शन करेगा। तो जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन आवश्यक हैं वह एएलयू रजिस्टरों द्वारा किया जाएगा। वे सीपीयू को आंतरिक स्टोरेज प्रदान करेंगे। इसलिए वास्तव में यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि यदि आप किसी विशेष डेटा का उपयोग करना चाहते हैं या यदि आप बहुत तेजी से एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो यदि ऑपरेंड मेमोरी में है तो ऑपरेशन करते समय मुझे ऑपरेंड को मेमोरी से एएलयू में लाना चाहिए ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन अगर वे सीपीयू रजिस्टर में हैं
तो यह चिप के लिए आंतरिक है, तो कोई बाहरी एक्सेस आवश्यक नहीं है। परिणामस्वरूप ऑपरेशन बहुत तेज होगा। इसलिए यदि आप वास्तव में तेजी से निष्पादन की तलाश कर रहे हैं तो आपको इन इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड को रजिस्टर में डालना चाहिए। बेशक यह संभव नहीं हो सकता है क्योंकि रजिस्टर संख्या सीमित है, तो हमें केवल बी, सी, डी, ई और एच, एल मिला है, लेकिन सीपीयू के अंदर ये 6 रजिस्टर उपलब्ध हैं। इसलिए प्रोग्राम के केवल सबसे महत्वपूर्ण वेरिएबल वे उन रजिस्टरों में डाले जा सकते हैं और शेष सभी मेमोरी में होंगे और उनका संचालन धीमा होगा, लेकिन यह क्रिटिकल चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, तो उन्हें तेज बनाया जा सकता है। तो ये रजिस्टर वे सीपीयू को इंटरनल स्टोरेज प्रदान करते हैं। फिर इंटरप्ट वहाँ है और सिस्टम को इंटरप्ट करने के लिए यह बताने के लिए कि कुछ विशेष ने अपील की है कि उस स्थिति को ध्यान रखें और वहाँ इंटरनल डेटा बस है, तो यह प्रोसेसर के आंतरिक मॉड्यूल को जोड़ने वाला होगा। एएलयू में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट शामिल हैं। एएलयू में एक्यूमुलेटर शामिल हैं जो हर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा है। मैं इस बिंदु को उजागर करना चाहूंगा कि यह अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के हर तर्क का हिस्सा है। तो किसी भी ऑपरेशन के लिए यह एएलयू एक ऑपरेंड या पहले ऑपरेंड में से एक है और परिणाम भी एक्यूमुलेटर में संग्रहीत किया जाता है। तो यह स्रोत ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड और साथ ही साथ इन ऑपरेशनों के बजाय इनका गंतव्य है। तो इसके अलावा एक एक्यूमुलेटर तो एक अस्थायी रजिस्टर है जो इंस्ट्रक्शन के निष्पादन के दौरान अस्थायी रूप से डेटा रखता है और अस्थायी रजिस्टर प्रोग्रामर द्वारा सुलभ नहीं है। इसलिए अगर हम वापस आएं और इस एएलयू जैसे इस आरेख को देखें जब यह ऑपरेशन कर रहा हो, तो इस इनपुट पर उपलब्ध होने के लिए मूल्य की आवश्यकता है। उन्हें स्थिर मूल्य होना चाहिए जो उन्हें अस्थायी नहीं होने चाहिए। बस की तरह अगर मैं बी रजिस्टर के साथ ए रजिस्टर की सामग्री को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो बी रजिस्टर मूल्य यह यहां स्थिर शैली में उपलब्ध होना चाहिए। तो सिस्टम क्या करेगा, यह बी रजिस्टर मूल्य को इस अस्थायी रजिस्टर में स्थानांतरित कर देगा और फिर यह एएलयू को संकेत देगा। नतीजतन मूल्यों को जोड़ा जाएगा और परिणाम बस पर उपलब्ध होगा जो एक्यूमुलेटर में संग्रहीत किया जाएगा। यदि यह कुछ मेमोरी लोकेशन कंटेंट के साथ ए जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मेमोरी लोकेशन कंटेंट इस बस के माध्यम से वहां से डेटा बफर में आ जाएगा। तो यह अस्थायी रजिस्टर में आ जाएगा और यह टाइमिंग एंड कंट्रोल मॉड्यूल, तो यह उसे करने के लिए उपयुक्त कंट्रोल संकेत उत्पन्न करेगा। फिर मूल्य को इस अस्थायी रजिस्टर में लोड किया जाएगा और फिर इस एएलयू का उपयोग करके मूल्य जोड़ा जाएगा और एक्यूमुलेटर में वापस संग्रहीत किया जाएगा। तो यह अस्थायी रजिस्टर प्रोग्रामर द्वारा सुलभ नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामर को वास्तव में पता नहीं होना चाहिए कि इस अस्थायी रजिस्टर की संरचना क्या है। यह इंटेल के लोगों द्वारा नहीं बताया गया है। तो यह सिर्फ यह है कि यह कहा जाता है कि ऐसा कुछ है जो अंदर है। तो क्या यह 8 बिट रजिस्टर है या इससे अधिक कुछ है, तो यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। तो जहां तक उपयोगकर्ता का संबंध है, तो उपयोगकर्ता एक्यूमुलेटर फ्लैग रजिस्टर को बी, सी, डी, ई, एच, एल देखेंगे। तो उन्हें जनरल पर्पस रजिस्टर कहा जाता है। जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब है कि वे सामान्य रूप से इस एएलयू ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो उनमें से सभी 8 बिट रजिस्टर हैं और व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। तो आप इन रजिस्टरों को 8 बिट रजिस्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं या आप इसे 16 बिट की तरह उपयोग कर सकते हैं, जैसे बी, सी, डी, एच, एल 16 बिट जोड़ा भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एचएल उन्हें डेटा पॉइंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। जैसे कई बार कहें कि क्या होता है कि हमें अपने प्रोग्राम में एक पॉइंटर को लागू करने की आवश्यकता है। तो पॉइंटर के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि ऑपरेंड जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन में है, यह वास्तविक ऑपरेंड नहीं है, लेकिन यह ऑपरेंड का एक एड्रेस है। इसलिए हमें वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए उस विशेष ऑपरेंड द्वारा मेमोरी स्थान पॉइंट एक्सेस करना होगा। तो यह एचएल जोड़ी जब
इसे इस पॉइंटर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग कुछ मेमोरी एड्रेस को रखने के लिए किया जा सकता है। और प्रोसेसर क्या करेगा, यह एचएल रजिस्टर जोड़ी मूल्य को ऑपरेंड के रूप में उपयोग नहीं करेगा, लेकिन यह ऑपरेंड के रूप में संबंधित मेमोरी लोकेशन का उपयोग करेगा। तो यह हाई लेवल लैंग्वेज में पॉइंटर को लागू करने में मदद करता है। इसके अलावा विशेष प्रयोजन रजिस्टर हैं। तो इस तरह से एक विशेष उद्देश्य रजिस्टर एक्यूमुलेटर है। तो एक्यूमुलेटर एक 8 बिट रजिस्टर है और यह आमतौर पर पहले ऑपरेंड के साथ साथ किसी भी ऑपरेशन के परिणाम को स्टोर करता है। एक अन्य विशेष रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर है। अब इस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को करते समय विभिन्न एक्सेप्शनल स्थितियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं एक नंबर स्टोर कर रहा हूं ताकि संख्या सकारात्मक या नकारात्मक हो सके। तो जब एक्यूमुलेटर में एक संख्या जमा करते हैं, यदि एक्यूमुलेटर सामग्री नकारात्मक है, तब मुझे उस स्थिति के आधार पर कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि इस ऑपरेशन का मूल्य क्या है, अंतिम ऑपरेशन में जो भी ऑपरेशन किया गया है उस परिणाम का प्रकार क्या है। तो यदि ऑपरेशन करने के बाद का परिणाम नकारात्मक है, तो विशेष रजिस्टर फ्लैग के इस विशेष बिट D7 को सेट किया जाएगा, यह बताने के लिए कि परिणाम नकारात्मक था। और परिणाम यदि सकारात्मक है तो यह D7 0 होगा। अंतिम ऑपरेशन हो सकता है कि इसका परिणाम कुल मूल्य 0 हो सकता है कि हमने समान मूल्य को घटाया है और परिणामस्वरूप परिणाम 0 हो गया है। तो उस स्थिति में यह D6 बिट 1 पर सेट हो जाएगा, 1 पर सेट हो जाएगा बताने के लिए कि यह परिणाम 0 हो गया है। तो यह विशेष बिट 1 बन जाएगा, यह बताने के लिए कि परिणाम 0 है, अन्यथा Z बिट 0 के बराबर होगा। तब इस D5 का उपयोग इस D3, D5, D3 और D7 के समान नहीं किया जाता है और इन 3 बिट्स का उपयोग प्रोसेसर डिजाइनरों द्वारा नहीं किया जाता है। तो हमें एक कैरी बिट मिला है जो CY कैरी बिट है। तो जब हम ALU द्वारा कुछ अड्डीसन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यह एक कैरी जनरेट कर सकता है। यदि कैरी जनरेट होता है तो यह D0 बिट 1 के बराबर होगा, तो बताएगा कि कैरी जनरेट किया गया है, अन्यथा यह बिट 0 होगा। फिर यह बिट D2 पैरिटी बिट है, तो यह बताएगा कि क्या हमारे पास जो परिणाम है उसके पास इवन संख्या की 1 है या नहीं। यदि यह नहीं है तो यह P बिट 1 होगा, यदि यह हाँ है तो यह P बिट 0 होगा। फिर हमें एक और बिट D4 मिला है जो ऑक्सिलिआरी कैरी है, यह बताते हुए कि यह वहाँ है अड्डीसन करने के बाद। तो 4 बिट के बाद कि कोई कैरी जनरेट हुआ था या नहीं। तो यह अगले कुछ स्लाइड्स में विस्तृत होगा। तो पहला सिग्नल फ्लैग साइन फ्लैग है, जैसा कि मैं बता रहा था। इसका उपयोग एक्यूमुलेटर में डेटा के साइन को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह सकारात्मक हो सकता है, यह सकारात्मक हो सकता है। तो अगर यह ऋणात्मक है तो यह 1 है और यदि यह सकारात्मक है तो बिट 0 है। हमें 0 फ्लैग मिला है। यदि किसी ऑपरेशन के बाद प्राप्त परिणाम 0 है तो 0 फ्लैग सेट किया जाएगा, जो उस रजिस्टर के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऑपरेशन के बाद सेट किया गया है। तो अगर यह कुछ A रजिस्टर ऑपरेशन किया जाता है तो इंक्रीमेंट रजिस्टर, डिक्रीमेंट रजिस्टर या कुछ अड्डीसन या सब्ट्रैक्शन A फ्लैग सेट किया जा सकता है। तो कैरी फ्लैग सेट किया जाएगा यदि कोई कैरी या बोर्रो है अरिथमेटिक ऑपरेशन से। तो सब्ट्रैक्शन के लिए बोर्रो, अड्डीसन के लिए कैरी है। तो अगर कुछ कैरी या बोर्रो जनरेट किया जाता है तो यह कैरी फ्लैग सेट किया जाएगा। फिर ऑक्सिलिआरी कैरी है। तो ऑक्सिलिआरी कैरी सेट है अगर कैरी वहाँ है तो बिट 3 से कैरी आउट है। तो बिट 3 से यदि वे सभी परिणाम 8 बिट परिणाम हैं, तो बिट नंबर 3 से बिट नंबर 4 तक अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो ये ऑक्सिलिआरी कैरी सेट किए जाएंगे। तो यह विशेष रूप से आवश्यक है जब हम कुछ बाइनरी कोडेड डेसीमल प्रारूप के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यह ऑक्सिलिआरी कैरी बिट आवश्यक है। तो यह उस उद्देश्य के लिए रखा गया है। और इस पैरिटी फ्लैग तो यह सेट होता है जब पैरिटी इवन होता है और क्लियर होता है अगर पैरिटी ऑड है।
तो पैरिटी इवन का अर्थ यह है कि यदि एक्यूमुलेटर में वन्स की संख्या 1 है तो यह तब 1 पर सेट हो जाता है, और यदि यह ओड है तो यह 0 पर सेट है। तो इसके अलावा इन जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे एक्यूमुलेटर और फ्लैग की तरह विशेष रजिस्टर मिला है। अन्य रजिस्टर जो हमारे पास है वह प्रोग्राम काउंटर है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है क्योंकि इसका उपयोग इंस्ट्रक्शन के निष्पादन के अनुक्रम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि प्रोसेसर द्वारा किस इंस्ट्रक्शन को निष्पादित किया जाएगा इस रजिस्टर की सामग्री से ही तय किया जाता है। क्योंकि यह अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, तो क्योंकि यह एड्रेस को रखे हुए है और एड्रेस 64 किलोबाइट आकार का हो सकता है, तो यह 16 बिट चौड़ा होना चाहिए। तो इस तरह मेरे पास प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हो सकता है। तो प्रत्येक यह अनुक्रमण ऑपरेशन कर रहा होगा। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि मैं वर्तमान में मेमोरी लोकेशन 1000 का इंस्ट्रक्शन निष्पादित कर रहा हूं और अगला इंस्ट्रक्शन जिसे मैं निष्पादित करना चाहता हूं वह स्थान 3000 से होना चाहिए। तब मुझे जो अनिवार्य रूप से करने की आवश्यकता है वह यह है कि इस प्रोग्राम काउंटर मूल्य को किसी तरह से इसे मूल्य 3000 के साथ लोड किया जाना चाहिए। इसलिए ऐसा किया जाता है, यह प्रोग्राम काउंटर की जिम्मेदारी है। एक और बहुत ही दिलचस्प रजिस्टर है जो स्टैक पॉइंटर है। तो यह भी एक 16 बिट रजिस्टर है और यह मेमोरी में एक विशेष स्थिति को इंगित करता है। यह रजिस्टर एक विशेष क्षेत्र जिसे स्टैक कहा जाता है को इंगित करता है। तो यह डेटा को होल्ड करने के लिए मेमोरी का एक क्षेत्र है जिसे जल्द ही पुनर्प्राप्त किया जाएगा, और यह लास्ट इन फर्स्ट आउट फैशन में जाता है। तो हम इस स्टैक के लिए बाद में वापस आएंगे जब तक हम यह समझते हैं कि यह स्टैक पॉइंटर एक और 16 बिट रजिस्टर है जो मेमोरी के एक विशेष हिस्से को इंगित करता है जिसे स्टैक कहा जाता है। कुछ अन्य नॉन प्रोग्रामेबल रजिस्टर हैं, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर है। तो जो इंस्ट्रक्शन बाहरी दुनिया से आता है, प्रोसेसर अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को एड्रेस बस में डालता है और मेमोरी अगले इंस्ट्रक्शन के साथ प्रतिक्रिया करती है। इसलिए अगला इंस्ट्रक्शन जब डेटा बस बफर पर आती है तो यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की ओर निर्देशित किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर द्वारा सामना किए जाने के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में संग्रहीत किया जाता है और डिकोडर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आउटपुट एक डिकोडर में जाएगा और डिकोडर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और आंतरिक क्लॉक जनरेटर है। तो आंतरिक रूप से यह 3125 मेगाहर्ट्ज़ है और बाह्य रूप से यह 625 मेगाहर्ट्ज़ है। तो जो क्रिस्टल जुड़ा हुआ है वह 625 मेगाहर्ट्ज़ का है और उत्पन्न होने वाली आंतरिक क्लॉक 3125 मेगाहर्ट्ज़ है। एड्रेस और डेटा बसों को देखते हुए एड्रेस बस में 8 सिग्नल लाइन A8 A15 हैं जो यूनिडायरेक्शनल हैं और अन्य 8 बिट तो वे वापस मल्टीप्लेक्स्ड हैं, मतलब कि टाइम शेयर्ड हैं 8 बिट डेटा बस के साथ। तो यह लाइनें A0 से A7 हैं। तो वे वास्तव में निचले क्रम के एड्रेस बस हैं। तो वे डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स की तरह कार्य करते हैं। तो डेटा बस 8 बिट केवल इतना है कि D0 से D7 तो यह उसके साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। तो विचार यह है कि जब यह एड्रेस बस मूल्य आवश्यक है तो उस बिंदु पर डेटा बस का मूल्य आवश्यक नहीं है, और यदि आवश्यक हो तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन यह मानते हुए कि उनका एक साथ उपयोग नहीं किया जाता है, हम उनके उपयोग को मल्टीप्लेक्स करते हैं। तो यह वह तरीका है, यह मल्टीप्लेक्सिंग का मूल विचार है। जब मुझे एक लाइन पर 2 आइटम मल्टीप्लेक्स किए गए हैं तो 2 आइटम एक साथ उपयोग नहीं किए जाते हैं, तो मैं एक समय में एक ही उपयोग कर सकते हैं, तो एक मल्टीप्लेक्स्ड फैशन में। लेकिन हम देखेंगे कि यह हमेशा विशेष रूप से 8085 के लिए सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस एड्रेस और डेटा बसों की एक साथ जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मेमोरी से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो यह मेमोरी की आवश्यकता है कि एड्रेस स्थिर हो जब वह डेटा को उस डेटा बस पर डाल रहा हो
जहां एड्रेस बस का मूल्य भी स्थिर होना चाहिए। तो यह उस अर्थ में एक सही मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है, लेकिन जहां तक प्रोसेसर का संबंध है तो यह इस अर्थ में मल्टीप्लेक्सिंग है कि एड्रेस बस और डेटा बस के लिए लाइनों के समान सेट का उपयोग किया जा रहा है तो इंस्ट्रक्शन के निष्पादन के दौरान। तो ये लाइनें प्रारंभिक भाग के दौरान एड्रेस बिट्स को ले जाती हैं और फिर निष्पादन के बाद के भाग के दौरान डेटा बिट्स को ले जाती हैं। तो शुरुआत में वे एड्रेस बिट्स को, अंत में यह डेटा बिट्स को ले जाएगा। डेटा से एड्रेस को अलग करने के लिए हम एक लैच का उपयोग कर सकते हैं। हम देखेंगे कि मैं क्या बात कर रहा था कि यह प्रारंभिक भाग और बाद के भाग की परिभाषा है, तो यह थोड़ा फजी है। तो सीमा कहाँ है यह बहुत स्पष्ट नहीं है। तो एक डिजाइनर के रूप में सुरक्षित पक्ष पर होने के परिणामस्वरूप तो जो करने की आवश्यकता है वह बाहरी रूप से हम इस एड्रेस बस और डेटा बस को अलग करते हैं। यह हम इस एड्रेस बस और डेटा बस की डीमल्टीप्लेक्सिंग करके करते हैं ताकि संचालन ठीक से हो सके। तो यह हमें एड्रेस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्सिंग करने की अवधारणा में आता है। तो यह उच्च क्रम एड्रेस बिट्स एड्रेस के वे बस पर बने रहेंगे। तो हमें लाइनों A8 से A15 तक कोई समस्या नहीं है क्योंकि वे 3 क्लॉक पीरियड की अवधि के लिए बस में रहते हैं। तो हम बाद में देखेंगे कि 8085 जब मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो इसे 3 क्लॉक साइकिल की आवश्यकता होती है। जिस बिंदु से एड्रेस बस में एड्रेस लगाया जाता है जब तक कि मेमोरी डेटा को डेटा बस में डाल देगा और प्रोसेसर पर मूल्य आता है। तो यह 3 क्लॉक साइकिल लेता है। तो पहले क्लॉक साइकिल में यह उच्च क्रम एड्रेस बस में उच्च क्रम एड्रेस बिट्स A8 से A15 होगा और निचले क्रम के एड्रेस बस में इसका मान A0 से होगा और यह A8 से A15 होगा। यह पूरे 3 क्लॉक साइकिल अवधि के लिए रखेगा पर A0 से A7 उनके मान एक क्लॉक साइकिल के लिए रखे जाएंगे और स्वाभाविक रूप से आपको उन्हें बाहरी रूप से लैच करने की जरूरत है या बाहरी रूप से बचाने की आवश्यकता है तो वे शेष 2 चक्रों में नहीं खो जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें पूरे 3 क्लॉक साइकिल के लिए पूरा एड्रेस मिला है। तो हमें एड्रेस बिट्स ले जाने के लिए AD0 से 7 के मूल्यों को बचाने के लिए कुछ बाहरी लैच का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो यह ALE सिग्नल के माध्यम से किया जाता है। तो यह जो क्या किया जाता है कि क्लॉक साइकिल में और इस पहली क्लॉक साइकिल में इस एड्रेस बिट्स लाइन AD0 से AD7 पर लगाया जाएगा जो कि बिट्स A0 से A7 है और यह ALE सिग्नल प्रोसेसर द्वारा उत्पन्न होता है। तो बाहरी रूप से हम इन ALE सिग्नल का उपयोग इन मानों A0 से A7 को कुछ अस्थायी रजिस्टर में रखने के लिए कर सकते हैं और वहां से यह अस्थायी रजिस्टर तब भी मौजूद रहता है जब ALE सिग्नल को हटा दिया जाता है। वहां मूल्य वह लैचड रहता है और यह अस्थायी रजिस्टर उस रजिस्टर में अंतिम रहता है और वहां से हम मेमोरी के लिए एड्रेस लाइन्स ड्राइव कर सकते हैं।